ये कहानी है हरिराम दुबे की। नियमों से चलने वाला एक सीधा साधा सरकारी आदमी, एक ऐसा डाकिया जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, जब तक कि उसे खुद एक लाश को डाक बांटने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। थोड़े करीब आ जाइए, क्योंकि जब तक ये कहानी खत्म होगी, शायद आप अपने घर के दरवाजे का लॉक दोबारा चेक करना चाहेंगे। काली घनी रात का सन्नाटा, आसमान से मूसलाधार बारिश बरस रही है। दूर कहीं बादलों के गरजने की भयानक आवाज गूंज रही है। इसी अंधेरे के बीच साइकिल की घंटी की एक हल्की आवाज गूंजती है। उत्तर भारत के उन भूले बिसरे गांवों में जहां यादों से ज्यादा बिजली गुल रहती है, डाकिया हरिराम दुबे आज भी अपनी पुरानी जंग लगी इंडिया पोस्ट की साइकिल पर एक गांव से दूसरे गांव चिट्ठियां पहुंचाया करता था। पिछले 27 सालों से वो तूफानों, घने जंगलों, मातम के सन्नाटों और सोनी पगडंडियों से होकर गुजर रहा था। लोग फोन से ज्यादा हरिराम पर भरोसा करते थे, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि चाहे बिजली ना आए, चाहे फोन लाइन खराब हो जाए, लेकिन हरिराम उनका संदेश जरूर पहुंचा देगा। ये जुलाई का महीना था। ये वो मॉनसून था जो जमीन की ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाता है और उन चीजों को बाहर निकाल लाता है जिन्हें दफन ही रहना चाहिए था। 27 साल की बेदाग नौकरी कर चुका डाकिया हरिराम दुबे अपनी आखिरी डाक छांट रहा था। उसके बगल में बूढ़े पोस्टमास्टर मिश्रा जी बैठे थे, जिनकी हड्डियों में बदलते मौसम के कारण दर्द हो रहा था। दरवाजे पर बाहर से कोई बहुत जोर जोर से हाथ मार रहा था। मिश्रा जी डरकर हांफते हुए पीछे हट जाते हैं। इस वक्त कौन आ गया? ट्रेन तो 2 घंटे पहले निकल चुकी है। मत खोलो हरिराम, इस मौसम में भले मानुष बाहर नहीं घूमते। छोड़ो इसे, जो होगा सुबह देखेंगे। अरे मिश्रा जी, सरकारी नौकरी में सुबह देखेंगे नहीं चलता। कोई जरूरी तार हुआ तो? हरिराम भारी लोहे की कुंडी पीछे खींचता है और दरवाजा खोलता है। बाहर बारिश की धुंध में रेलवे डिस्पैच की वर्दी पहने एक आदमी खड़ा था। उसकी बड़ी टोपी के साए में उसका पूरा चेहरा गहरे अंधेरे में छिपा था। बाहर इतनी ठंड थी, फिर भी उस आदमी के मुंह से भाप नहीं निकल रही थी, जैसे वो सांस ही न ले रहा हो। अरे भाई, तुम रेलवे डिस्पैच से हो? इतनी भारी बारिश में? सुनो, अंदर आओ, चाय पी लो। बारिश रुक जाए तो चले जाना। और हाँ, पहले इस रजिस्टर पर दस्तखत करना, एंट्री करनी होगी। वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। वो बस एक कदम पीछे हटता है और पलक झपकते ही उस घने अंधेरे और बारिश में विलीन हो जाता है। अरे सुनो तो, गायब हो गया। अजीब पागल आदमी है। हरिराम बड़बड़ाते हुए दरवाजा बंद कर देता है। वो उस भारी चमड़े के थैले को लालटेन की रोशनी के पास लाता है। उस चमड़े से पुरानी गीली मिट्टी, सड़न और सूखे खून की बदबू आ रही थी। हरिराम थैले की जंग लगी पीतल की बकल को खोलता है। वो अंदर हाथ डालता है। उसके हाथ में सिर्फ एक इकलौता लिफाफा आता है। वो मोटे हाथ से बने कागज का था, जो बरसों पुराना और पीला पड़ चुका था। ये क्या है? सिर्फ एक चिट्ठी, और ये सूखी कैसे है? बाहर प्रलय आ रही है और ये कागज ऐसे कड़क है जैसे धूप में सुखाया हो।
किसके नाम है हरीराम? सेवा में मीरा देवी, मकान नंबर 14, नंदीपुर। और इस पर लगी मोहर देखिए, जुलाई 1987। 30 साल पुरानी डाक आज कहां से आ रही है? मिश्रा जी की आंखें खौफ से फटी की फटी रह जाती हैं। उनका निचला होठ थरथराने लगता है। उनके हाथ से सरकारी रजिस्टरों का पुलिंदा छूटकर जमीन पर गिर जाता है। नहीं, 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 ये नाम नहीं। ये चिट्ठी फिर आ गई, ये वापस आ गई। क्या हुआ मिश्रा जी? आप तो ऐसे कांप रहे हैं जैसे कोई जहरीला सांप देख लिया हो। उसे वहीं फेंक दो हरीराम, उसे जला दो। मिश्रा जी होश में आइए, सरकारी डाक है। नंदीपुर यहां से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, जंगल के रास्ते। मैं सुबह पहला चक्कर उधर का ही मार दूंगा। मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे, उस मनहूस गांव का नाम इस जुबान पर दोबारा मत लाना। सुबह तक हम में से कोई नहीं बचेगा अगर वो चिट्ठी आ रही। हरीराम, तू नया है इस इलाके में, तू तब नहीं था, तुझे नहीं मालूम। 30 साल पहले जुलाई 1987 में नंदीपुर का पूरा गांव रातों रात गायब हो गया था। कोई लाश नहीं मिली, कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ खाली मकान बचे थे। जो खून से सने थे, वहां की मिट्टी खून से लाल हो गई थी। सरकार ने जांच की, पर उन्हें जो मिला वो उनकी समझ के बाहर था। उन्होंने फाइलें बंद कर दी। लेकिन हम जानते हैं, उस घटना के बाद पिछले 30 सालों में ये चिट्ठी 3 बार अलग अलग डाकघरों में आई। और जो भी डाकिया इसे बांटने उस रास्ते पर गया, वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। उसकी सिर्फ खाली साइकिल मिलती है। मिश्रा जी, अंधविश्वास की भी सीमा होती है। पुरानी फाइलों का कोई पेंडिंग केस होगा। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ। सरकारी मोहर है तो डिलीवरी होगी। ये हरीराम दुबे का रिकॉर्ड है। फर्ज भी एक अजीब नशा है। ये इंसान को उसकी बुनियादी आत्मरक्षा की समझ से भी अंधा कर देता है। हरीराम उसी रात निकल पड़ा, अपने भीतर के एक अड़ियल गौरव के कारण। नंदीपुर का वो रास्ता बहुत संकरा था, जो सदियों पुराने डरावने बरगद के पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था। बरगद के पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे लंबे विकृत हाथ फैलाकर हरीराम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। उसे लगता है जैसे झाड़ियों के पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा हो। हरीराम के ठीक पीछे से पेड़ों के बीच से एक हल्की घंटी की आवाज आती है। हरीराम तुरंत ब्रेक मारता है। साइकिल गीली मिट्टी में फिसलती है। वो थम जाता है। पैर कीचड़ के गड्ढे में टिके हैं और वो घबराकर पीछे अंधेरे में देखता है। अरे कौन है? मिश्रा जी, आप हो क्या? पीछे पीछे आ रहे हो क्या? सामने आओ। कोई जवाब नहीं, सिर्फ खोखले बरगद के तनों से टकराकर हवा के रोने की आवाज आती है। उसके ताजा निशानों के ठीक बगल में टायर के एक और निशान मिट्टी पर अपने आप उभरने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य साइकिल उसके ठीक बगल से आगे निकल रही हो। ये क्या बकवास है? जंगल की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। ये सर्दियों वाली ठंड नहीं थी, बल्कि किसी कबीले के कसाई खाने जैसी घुटन भरी गीली ठंड थी। हरीराम के गले के पीछे के बाल खड़े हो गए। उसने अपनी पूरी ताकत से पैडल पर पैर मारा। उसका दिल उसकी छाती में किसी पिंजरे में बंद परिंदे की तरह धड़क रहा था। अचानक डायनामो की कमजोर रोशनी सड़क के किनारे एक सड़ते हुए विशाल बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी किसी आकृति पर पड़ती है। वो एक औरत थी। उसने गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसने हाथ में एक पुराना काले रंग का भारी छाता थाम रखा था, जिससे उसका पूरा सिर छिपा हुआ था। वो इतनी बारिश में भी पूरी तरह सूखी थी।
हरीराम ठीक उस औरत से 3 फीट की दूरी पर ब्रेक मारता है। बहन जी, आप आप इस तूफान में यहाँ अकेली? रास्ता भटक गई हैं क्या? नंदीपुर की तरफ जा रही हैं? वो औरत अपना छाता पीछे नहीं हटाती। इसके बजाय उस लाल कपड़े के नीचे से उसका हाथ धीरे धीरे बाहर आता है। उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से बहुत लंबी थीं। त्वचा पूरी तरह से धूसर थी और हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसके नाखून टूटे हुए थे और उन पर काला सूखा खून जमा हुआ था। डाक बाबू, वो चिट्ठी आप मुझे दे दो जो तुम्हारे थैले में है। ये सरकारी डाक है। इस पर मीरा देवी का नाम लिखा है। मैं बिना पहचान पत्र के किसी ऐरे गहरे को डाक नहीं दे सकता, नियम के खिलाफ है। क्या आप मीरा देवी हैं? अपना पहचान पत्र दिखाइए। वो छाता धीरे धीरे पीछे की ओर झुकता है। नीचे कोई चेहरा नहीं था, बस धूसर चमड़ी का एक सपाट हिस्सा था जिसके बीचों बीच एक लंबा आड़ा चीरा लगा हुआ था। वो चीरा अचानक फटकर खुलता है जिसके अंदर नुकीले पीले दांतों की कतारें थीं। इंसानी नहीं बल्कि किसी लकड़बग्घे जैसे। गाढ़े चिपचिपे लार की बूंदें गीली जमीन पर टपक रही थी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ डाक बाबू, और आगे मत जाओ, वापस लौट जाओ। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो बहुत भूखा है। तभी एक जोरदार बिजली चमकती है। आंखें चौंधियाने वाली। जब रोशनी कम होती है तो वो औरत गायब हो चुकी होती है। हरिराम की साइकिल की हेडलाइट का कांच चकनाचूर हो जाता है और सब कुछ मुकम्मल अंधेरे में डूब जाता है। हरिराम किसी तरह अंधेरे में पैडल मारते हुए वहां से जल्दी से आगे चला जाता है। तभी उसे दूर एक टिमटिमाती हुई नारंगी रोशनी दिखाई देती है। ये सड़क के किनारे बना एक छोटा सा जर्जर चाय का ढाबा था जो तूफानी हवाओं में किसी तरह एक तिरपाल के नीचे टिका था। एक लकड़ी के शहतीर से मिट्टी के तेल का लैंप लटक रहा था। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखों की पुतलियां मोतियाबिंद के कारण पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो अंधा था बेचारा। हरिराम अपनी साइकिल को घसीटते हुए हाफता कांपता हुआ ढाबे के अंदर आता है। वो पूरी तरह भीगा हुआ था और एक लकड़ी के बेंच पर जाकर बैठ जाता है। हरिराम बुरी तरह डरा हुआ था। उसका सरकारी रोब पूरी तरह गायब हो चुका है। तो अपने ही मन में सोच रहा था कि क्या चीज थी वो औरत और क्यों इतने तूफान में जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। पानी, थोड़ा पानी देना भाई। बाहर सड़क पर कुछ था, कोई जानवर या कोई औरत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हरिराम को लगा कि उसे पनाह मिल गई है, लेकिन ऐसी शापित जगहों पर पनाह सिर्फ एक धोखा होती है ताकि शिकार अपनी सतर्कता छोड़ दे। उस अंधे चाय वाले ने कोई हरकत नहीं की। उसने पानी नहीं दिया। उसने बस हवा में कुछ सूंघा और अपनी सफेद अंधी आंखें हरिराम के झोले की तरफ घुमा दी। तुम उसे अपने साथ लाए हो। तुम उस पीली मौत को अपने बदन से सटाकर घूम रहे हो डाकिया। आपको कैसे पता? आप तो देख भी नहीं सकते। आंखें नहीं हैं मेरी, पर जब वो लिफाफा हवा में हिलता है तो हवा से इंसानी गोश्त के सड़ने की बदबू आने लगती है। उसे मत खोलना हरिराम दुबे, उसे कभी मत खोलना। क्या रहस्य है ये? मिश्रा जी भी डर रहे थे, वो औरत भी यही कह रही थी, तुम भी वही कह रहे हो। क्या हुआ था 30 साल पहले नंदीपुर में? मुझे बताओ,
वरना मैं पागल हो जाऊंगा। 30 साल पहले नंदीपुर के जमींदार ने पुराने मंदिर की खुदाई करवाई थी। जमीन के नीचे से सोने के सिक्के नहीं मिले, वहां से मिले थे तार के पत्तों पर लिखे प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ। वो ग्रंथ एक ऐसे संप्रदाय के थे जो इंसानों के मांस और उनकी आखिरी चीखों को खाकर जिंदा रहते थे। गांव वालों ने अनजाने में उस भूख को जगा दिया जिसे सदियों पहले दफनाया गया था। एक पिशाच, कोई हवा में उड़ने वाला भूत नहीं हरिराम, हाड़ मांस का बना एक ऐसा जीव जो इंसानी बदन को ऐसे चबाता है जैसे कोई भूखा कुत्ता हड्डी चबाए। लेकिन वो सिर्फ गोश्त नहीं खाता, वो इंसान के अधूरे लफ्ज, उसका दुख, उसका अकेलापन भी चूस लेता है। उस पिशाच ने नंदीपुर के लोगों को जिंदा खाया। पहले उनके पालतू जानवरों को नोचा, फिर उनके बच्चों को, और फिर एक एक करके पूरे गांव को। लेकिन मरने से पहले मीरा देवी ने अपने शहर में रहने वाले बेटे को बचाने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। पिशाच ने उस चिट्ठी को चख लिया। अब वो चिट्ठी उस पिशाच का जाल है। जो भी डाकिया उस चिट्ठी को पढ़ेगा या उसे मंजिल तक पहुंचाने की जिद करेगा, वो पिशाच के सीधे पेट में जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस, कानून, पिशाच के सामने सब मिट्टी है। तुम नंदीपुर की सीमा में कदम रख चुके हो दुबे जी। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। सुनो, सुनो उसकी घंटियां। हरिराम दुबे अब ढाबे के अंधे चाय वाले की चेतावनी को पीछे छोड़कर नंदीपुर की ओर बढ़ रहा था। वो अपनी साइकिल पर सवार था और उसके हाथ में वही मनहूस पीला लिफाफा था। अचानक तूफानी बारिश थम जाती है। बादलों की गड़गड़ाहट भी शांत हो जाती है। लेकिन ये शांति सुखदायक नहीं थी। ये एक डरावने, घुटन भरे सन्नाटे में बदल जाती है। पूरे जंगल में न किसी झींगुर की आवाज है, न किसी हवा की आहट। सिर्फ हरिराम की साइकिल के पैडल की और कीचड़ में टायरों के धंसने की आवाज आ रही है। श्रीराम के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। वो अपने चारों ओर नजरें घुमाकर धीरे धीरे चल रहा था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। हरिराम खुद से फुसफुसाते हुए कहता है, मिश्रा जी ठीक ही कह रहे थे। ये रास्ता, ये गांव, यहाँ कुछ तो है जो ठीक नहीं है। क्या जरूरत थी हरिराम रिकॉर्ड की अकड़ दिखाने की? पता नहीं तू कहाँ चला आया है। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान नजर आ रहा है और ना ही कोई जानवर। ये सन्नाटा, ये तो मौत से भी ज्यादा खामोश है। जंगल का रास्ता अचानक एक बड़े, वीरान और उजाड़ गांव की सीमा पर आकर खत्म हो जाता है। ये नंदीपुर है। लगता है यही है नंदीपुर गांव। चलो, आखिर में पहुंच ही गया। जैसा सुना था उससे भी ज्यादा वीरान और डरावना लग रहा है। देखने से लगता नहीं कि कोई यहां होगा। चलो फिर भी फर्ज कहता है कि चिट्ठी पहुंचाने की एक कोशिश तो करनी चाहिए। बस चिट्ठी पर लिखे पते पर देखता हूं। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा है मानो हवा भी यहां सांस लेने से डर रही हो। मकान खंडहर हो चुके थे और जो थोड़े ठीक थे वे पूरी तरह खाली थे। सबसे खौफनाक बात, गांव की हर एक दीवार, हर एक खंबा और हर एक चौखट पर हाथ से लिखी हुई हजारों, लाखों चिट्ठियां पड़ी हुई थीं। वे पीली,
गल चुकी चिट्ठियां किसी गोंद या सूखे हुए गाढ़े खून से एक दूसरे के ऊपर ऐसे मड़ी गई हैं जैसे कोई सड़ चुकी चमड़ी हो। हरीराम अपनी फटी आंखों से ये मंजर देखता हुआ गांव के बीचों बीच बने पुराने घर के आंगन में पहुंचता है। मकान नंबर 14, लगता है यही है वो घर। वहां आंगन के केंद्र में एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। उसकी त्वचा इतनी पतली और सफेद हो चुकी थी कि उसके अंदर की गहरी बैंगनी नसें साफ रेंगती हुई दिख रही थी। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी। वहां सिर्फ 2 गहरे काले और सूने गड्ढे थे। हरिराम खौफ से हाफता हुआ अपने झोले को छाती से चिपकाए पीछे हटता है। तभी मीरा देवी के सूखे होठ हिलते हैं। तुम बहुत देर से आए डाक बाबू। कब से हम अपनी आखिरी चिट्ठी का इंतजार कर रहे थे। सरकारी तंत्र हमेशा थका हुआ और धीमा ही होता है। तो तुम मीरा देवी हो? मकान नंबर 14, नंदीपुर। पर तुम तो 30 साल पहले। मर चुकी हूँ? हाँ डाक बाबू, मरना तो सिर्फ एक शुरुआत थी। मौत से भी बदतर जिंदगी तो वो है जब आप किसी के पेट के अंदर जिंदा रहें, जब आपकी हर एक अधूरी बात किसी की भूख बन जाए। देखो डाक बाबू, हमारा मालिक तुमसे मिलने आया है। इतना कहते ही वो औरत गायब हो जाती है और उस घर के आंगन में बहुत गंदी बदबू आने लगती है, जैसे हजारों सालों पुरानी सड़ी हुई कोई चीज पास आ रही हो। हरिराम बहुत घबरा जाता है। वो वहां से बाहर भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और अंधेरे को चीरता हुआ पिशाच बाहर आता है। काली बड़ी आंखें और लंबे कान। पिशाच को देखकर हरिराम का गाला हलक तक सूख जाता है और उसके पैर वहीं जम जाते हैं। हरिराम दुबे, हमारी डाक दो। हमारे शब्द अभी भी अधूरे हैं। हमारा पेट अभी भी खाली है। पिशाच किसी बिजली की रफ्तार से आगे झपटता है। हरिराम चीख भी नहीं पाता कि पिशाच का एक भारी लंबा पंजा उसकी छाती पर आकर पड़ता है और उसे जमीन पर दबोच लेता है। पिशाच के नुकीले पंजिन से निकले नुकीले नाखून हरिराम के कंधे के मांस को बेरहमी से फाड़ने लगते हैं। छोड़ो मुझे जाने दो, बचाओ, कोई है? छोड़ दे। नहीं डाकिया, तुम्हारी खाकी वर्दी में जो पीला लिफाफा है उसमें मीरा देवी का आखिरी अफसोस छिपा है। तुम्हारी हर एक साजिश, तुम्हारा हर एक अधूरा अलविदा हमारा खाना है। तुम भी हमारे इस बदन का हिस्सा बनोगे। हरिराम दर्द के मारे अपनी आंखें बंद करने लगता है। खून उसकी खाकी वर्दी को लाल कर रहा था, लेकिन तभी उसका हाथ जमीन पर बिखरी हुई उन लाखों पुरानी चिट्ठियों में से एक मुट्ठी भर चिट्ठियों पर पड़ता है। उसे बूढ़े अंदाज चाय वाले की बात याद आती है। ये जीव इंसानों के अधूरे शब्दों और गम पर पलता है। हरिराम को समझ आ जाता है कि ये जीव कोई अजय राक्षस नहीं है, बल्कि एक परजीवी है जिसने इन भटकती आत्माओं के अनकहे दर्दों को बंधक बना रखा है। हरिराम अपनी आंखों को जोर से खोलता है। उसका चेहरा खून से सना था, लेकिन उसकी आंखों में मौत के डर की जगह एक भयंकर संकल्प आ जाता है। वो अपनी मुट्ठी में दबी पहली चिट्ठी को उठाता है और जोर से चिल्लाता है। तुम इन्हें इसलिए कैद करके रखे हो क्योंकि इनके अपनों तक इनका संदेश नहीं पहुंचा। मैं आज इनकी डिलीवरी पूरी करूंगा। सुनो सब, मैं पढ़ रहा हूं। जैसे जैसे हरिराम चिट्ठी पढ़ने लगा, प्रेत की चीखें और तेज होती गईं, लेकिन हर शब्द के साथ उसकी ताकत कम होती गई।
आखिर में प्रेत धुंध बनकर हवा में गायब हो गया। प्रेत के गायब होते ही हरि राम ने राहत की सांस ली और चिट्ठी को मोड़कर जेब में रख लिया। लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तो दोस्तों, ये थी आज की रूह कंपा देने वाली कहानी। क्या आपको भी महसूस हुआ वो सन्नाटा? अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ाई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। शायद उनकी सोच बदल जाए। ऐसी ही और भी खौफनाक और अनसुलझी दास्तानों के लिए हमारे चैनल स्कैरी प्लैनेट को अभी सब्सक्राइब करें